ये है आपका अपना चैनल एजुकेशन ब्रेकिंग न्यूज। राजकोषीय भार की बात बता रहे थे। राजकोषीय भार कहीं नहीं है। क्या देश का एक शिक्षक, एक कर्मचारी कोई रेल चला रहा है तो देश के योगदान दे रहा है, नहीं दे रहा, उसका राष्ट्र के निर्माण में योगदान है या नहीं है? एक लोको पायलट है तो क्या वो देश के लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या एक इंजीनियर है, क्या एक वैज्ञानिक है, क्या एक टीचर है जो भारत का भाग विधाता है, जो बच्चों का भाग विधाता है, क्या वो लोक निर्माण में या राष्ट्र निर्माण में काम नहीं कर रहा है क्या? तो जब काम कर रहा है तो फिर राजकीय कोष भार राजकीय कोष किस लिए है? इस देश के नागरिकों के लिए है। और मैं आपको एक छोटा उत्तराखंड की बताऊं, मैं आपको बताऊं जहां, क्योंकि उससे संबंधित है, जहां जहां लोग रिटायर हुए हैं और ओल्ड पेंशन के अंदर हैं, उस मोहल्ले के दुकानदारों की दुकान अच्छी चलती है। हमने एक बार उत्तराखंड गए, मैंने उनसे पूछा क्यों? कहा सर सब लोग पेंशनर है और 1 तारीख को पेंशन आ जाती है, 2 तारीख को हमको पैसा मिल जाता है, हमें सामान देने में कोई दिक्कत नहीं होती है और पेंशन से हमारी दुकानदारी अच्छी चले। इसका दुकान चल रही, इसका मतलब देश की प्रगति में तो काम हो रहा है। तो अगर राजकोषीय भार बताएंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई योगदान नहीं है देश में, जबकि टैक्स क्यों देना है? हम टैक्स दे रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि टैक्स देने से हम घाटे में जा रहे हैं, हम तो कहते हैं भाई ईमानदारी से हम टैक्स देंगे और सरकार को देना भी चाहिए, टैक्स हमारे खाते में हम उसको देंगे। लेकिन जब सरकार को देने की बारी आती है तो फिर दुनिया भर आंकड़े दिए जाते हैं, वो ठीक नहीं है। देखिए उम्मीद तो सबकी है और बहुत है, क्योंकि 7वें में मिला नहीं है तो 8वें में और उम्मीद पाल रखा है। और 3 के अगर चीजें रहती हैं सिंपल फैक्टर, तो फिर निश्चित रूप से एक अच्छा खासा कुछ अच्छा महसूस करने की स्थिति में आ सकते हैं। अगर 3 के नीचे रहता है तो निश्चित रूप से फिर वो घूम करके आंकड़ेबाजी हो जाएगी और मिलना कुछ नहीं होगा और चर्चाएं ज्यादा होंगी। महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। आउटसोर्सिंग संविदा या जितनी भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस देश की क्षमता और प्रतिभा और नौजवानों के साथ शोषण है। मैं ये बात कह रहा हूँ, लोगों को अखर सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लोगों का आउटसोर्सिंग संविदा, ये सब निजीकरण के अलग अलग रूप हैं और ये एक भारत जैसा दुनिया में सबसे युवा देश है, उस युवाओं के साथ शोषण है और ये भारत के लिए अभिशाप है। कारण क्या मैं बता दूं, जो लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं उनकी योग्यताएं वही है, उनकी क्षमताएं वही है, समय आप वही ले रहे हैं, फिर आप काम पूरा और दाम आधा भी नहीं। ये कौन सी नीति है, ये कौन सी व्यवस्था है? अब हमसे बता दें कि एक विधायक 10,000 पाएगा, एक विधायक 2.5 लाख पाएगा, 2 विधायक होंगे, 2 तरह के विधायक होंगे, कौन विधायक 10,000 वाला लेगा? मैं कह रहा हूं कि जब सरकारी पद खाली हैं, लाखों लाख सालों साल पद खाली पड़े हैं, उन पर अस्थायी नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही है? और रही बात उत्तर प्रदेश की, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आउटसोर्सिंग को एक निगम का रूप दे दिया गया। नौजवानों के सामने उनके आंखों से एक सीधा उनका हक मारी कर दी गई और कहा गया 20 से 40 हजार के बीच में आपकी, अब जितनी बड़ी योग्यता हो, जितनी बड़ी इंजीनियरिंग आप नौकरी डिग्री लेके आइए, अब जितनी बड़ी डिग्रियां लेके आपको 20 से 40 के बीच बांध दिया गया। अभी वो भी घोषणा की गई 20 से 40 मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर हम उसी की बात करें तो जब योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार अगर उसको पोजीशन नहीं मिलेगी तो क्या ये देश तरक्की करेगा? और मैं जाता रहता हूँ। अभी मैं पिछले हफ्ते लोहिया संस्थान लखनऊ का बहुत बड़ा संस्थान है, बहुत पीड़ा में है, आउटसोर्सिंग संविदा वाले बहुत पीड़ा में, बताया कुछ जाता है मिलता कुछ है और अधिकारी उस पर जबरदस्त शोषण करते हैं। एक छोटा कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी है, उसका शोषण भी जबरदस्त होता और सरकार ये करवा रही एजेंसियों से। हम कहते सरकार क्यों अपने हक में लेती? अस्थायी पद भर्ती करे, अस्थायी पद सरकार के अंडर में रहती है और उससे बहुत कुछ अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती है। उसका 10,000 रुपए में लखनऊ जैसे शहर में, आप कल्पना करिए मैम, इस महंगाई के दौर में कैसे जिएगा? बच्चे को पढ़ाएगा, खाना खिलाएगा, कपड़े पहनेगा, दवाइयां माँ बाप को लाएगा, क्या करेगा वो? तो इस व्यवस्था के मैं खिलाफ हूं। मैं कहता हूं रिक्त पद खाली पड़े हैं, उन पर भर्तियां हो, अस्थायी भर्तियां हो। देखिए अभी भी ईपीएफ को लेकर के एक
मतलब संगठन लगातार अभी जंतर मंतर में धरना दिया, हमारे भी तमाम संपर्क में है लगातार, और तमाम सारे बुजुर्ग लोग उसमें हैं जो बेचारे अब के भरोसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अगर उनमें वृद्धि किया जाए तो निश्चित रूप से जरूरी है, और क्योंकि जब आदमी सेवाएं देता है, सेवाओं के बदले उसकी उम्मीदें होती हैं कि ये संस्थान या सरकार या समाज जो भी जहां पर सेवाएं दिया है, जैसे आप मीडिया चैनल में है तो आप भी उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के हेड हमारी सैलरी, हमारी सुविधाएं दे, वो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए और रहना चाहिए। तो उस हिसाब से उनकी वृद्धि नहीं है, और इस समय बीमारियों का हर आदमी में आप देख रहे हैं कि लगभग 30 से 40% खुद की कमाई का आदमी का 40% 30% लगभग बीमारियों में जा रहा है। वो बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत सारी चीजें उनकी समस्याएं हैं, तो वृद्धि किया जाए तो अच्छी बात है, और लगातार मांग भी हो रही है और सरकार को उसको मानना भी चाहिए। नहीं, राज्य स्तर पर होता क्या है ना कि जब इस तरह का वेतन आयोग से संबंधित या इस तरह की वृद्धि वृद्धि की डीए की संबंधित वृद्धि आती है, तो केंद्र सरकार को हर राज्य देखता है कि केंद्र सरकार क्या कर रहा है, उस पर वो नजर रखता है, गहन नजर रखता है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी आर्थिक और केंद्र सरकार का जो रूल्स रहता है उसी के आसपास। और उत्तर प्रदेश में तो रहा है कि केंद्र सरकार जो लागू किया उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने सहयोग देने का काम किया, और करना भी चाहिए। तो अगर केंद्र सरकार का जो रहेगा, हमको लगता है कि सरकारों को भी इसमें पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो अब बहुत और डिले करना ठीक नहीं है। लोगों में, कर्मचारियों में आक्रोश भी बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को पहलकदमी करके आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि सातों में एक तरह विज्ञापन कम और मिलना कम, विज्ञापन ज्यादा वाला ना हो, छठा वेतन जैसा हो जाए तो हम लोग संतुष्ट होंगे।